अब मंच पर उनको बुला रहे हैं जोरदार तालियों के साथ मिस्टर इंद्रजीत जी। सिस्टम के ऊपर एक्चुअली मैं यहाँ खड़े होकर इसलिए ये प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि इसमें कुछ पीपीटी के अंदर हाइपरलिंक्स हैं, तो अगर इन लोगों को इनको समझ में नहीं आएंगे तो मैं अपने आप इसको कर दूंगा। तो कल से हमने खाना खाया, फिर उसको बचाया, आज आ गई बारी बाहर निकालने तो एक थोड़ा सा रिकैप लेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले 5 टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें पहला आता है जी इंजेशन, खाना मुंह में लेना, उसको बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाता है डाइजेशन। जैसे पवन सर ने बक्कल कैविटी के बारे में कल बताया, डाइजेशन जो है मुंह के अंदर से शुरू हो जाता है। फिर वो खाना जो है बोलस के रूप में वो आगे स्टमक से होते हुए जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो थर्ड पार्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो ऊर्जा जो है वो सेल्स के द्वारा हमारी बॉडी को मिलती है। इसी के साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं 3 फॉर्म्स की। जो भोजन हम लेते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद बोलस के रूप में बन जाता है जी, उसका रूप चेंज होकर बोलस बन जाता है। उसके बाद जब वो स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक में HCl से प्रोसेस होने के बाद वो काइम में चेंज हो जाता है, वहां पे उसका जो डाइजेशन होता है उसके बाद उसका रूप चेंज हो जाता है काइम। और फिर काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वो काइल के रूप में चेंज हो जाता है। इसके बाद वापस आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। तो ये है जी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अलग अलग पार्ट्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो करीब करीब सबको पता है, कोई बताएगा? यस, अभी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बताएगा कोई? हाँ जी, नहीं पता? हाँ जी, ओके, 1.5 मिनट सर्टिफिकेट नहीं मिलना, देख लेना। कमाल हो गई, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। ठीक है, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट सर्च कर लेना गूगल पे, फिर उसमें ग्रुप में डालना आप लोग कंफर्म करेंगे। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जी लार्ज इंटेस्टाइन। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कितनी लेंथ है, क्योंकि आंसर आप लोग ही देंगे, ठीक है। तो पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आता है सीकम, उसके बाद असेंडिंग कॉलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन,
रेक्टम एंड एनस, और एक साइड में जो लटका हुआ भाग रहता है, हम अक्सर ही डायग्राम के अंदर देखते हैं, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो चर्चा करेंगे अलग अलग पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला पार्ट है जी सिक्कम। तो सिक्कम की हम बात करते हैं। ये जो है बिगनिंग पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग से जो काइम है उसको रिसीव करने का काम करता है। काइम यानी एब्जॉर्ब हुआ जो भोजन रहता है उसका रूप जो होता है काइम, उसको ये रिसीव करने का काम करता है। ये असेंडिंग कॉलन के साथ कनेक्ट रहता है, और ये इलियम से इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा अलग होता है। जो वहां पे वॉल्व रहता है, दरवाजा रहता है, इलियोसिकल वॉल्व उसका नाम है, उसके द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग होता है। इसके बाद इसके अंदर से ही कुछ जो ज्यादा मात्रा में वाटर और कुछ मात्रा में सॉल्ट एंड लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो रह गए होते हैं काइम के अंदर, जो काइल के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होता है, उसमें से जो सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। उसके बाद ये मतलब उसको जो काइल को जो है डुप्लीकेट बना के फिर आगे जो बाढ़ आता है असेंडिंग कॉलन, उसकी तरफ जो है वो काइल जो होता है वो असेंडिंग कॉलन में जाता है। असेंडिंग कॉलन जो होता है जी, ये हमने डायग्राम के अंदर जैसे देखा था अपवर्ड, अप साइड की तरफ, मतलब हम अगर देखें तो यहाँ लीवर का जो एरिया रहता है उसकी तरफ ये जाता है असेंडिंग कॉलन राइट साइड में। तो ऊपर जाके ये लेफ्ट साइड टर्न होता है, ट्रांसवर्स कॉलन का जो शेप वो चेंज हो जाता है, फिर उसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। तो यहाँ पर असेंडिंग कॉलन के अंदर जो हमें गुरुजी ने पहले से बताया हुआ है, विटामिन के एंड फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो असेंडिंग कॉलन के अंदर होता है। उसी हिसाब से हमारा न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट, और पेन पॉइंट चेक करते हैं राइट साइड में, वो इसी चीज को ध्यान में रख के करते हैं। तो हम उस हिसाब से फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि असेंडिंग कॉलन के अंदर जो है विटामिन के एंड फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन जो है ये दो भागों को जोड़ने का काम करता है, एक लोब की तरह काम करता है, ऐसे इसकी शेप है, ठीक है। तो ये असेंडिंग कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स जो चलती हैं उसके द्वारा जो काइल रहता है उसको आगे मूव किया जाता है डिसेंडिंग कॉलन की तरफ। इसमें ये वर्किंग मेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डिसेंडिंग कॉलन। ये यहां पे जाके जो है काइल स्टोर हो जाता है और वो इम्प्टी होने के रूप में की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे उसकी स्टोरेज होती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम होता है जो कल चर्चा हो रही थी, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। डिसेंडिंग कॉलन के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है जो भोजन के अंदर रह चुका होता है, जो इलियम के अंदर डाइजेस्ट अब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है, जो रह गया होता है, उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिसेंडिंग कॉलन के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सिग्मोइड कॉलन। यह पार्ट जो होता है रेक्टम एंड एनस के बिल्कुल पास होता है और यह काइल को स्टोर करने का काम करता है।
यहाँ पे जो काइल है वो स्टोर रहता है और ये काइल को डिसेंडिंग कॉलन से रिसीव करके रेक्टम की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यही इसका मेन फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी रेक्टम एंड एनस। रेक्टम एंड एनस के द्वारा जब हमें मोशन जाने का एहसास होता है तो रेक्टम एंड एनस के द्वारा उसको खाली किया जाता है, मल तैयार किया जाता है। तो ये हो गई थी अलग अलग फंक्शनिंग। एक पार्ट इसमें रह गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या काम है जी? अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर बोलते हैं निकाल दो जी, पर इसकी बहुत बड़ी फंक्शनिंग है तो वो समझ लेंगे। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। यहाँ पे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया स्टोर रहते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पे वर्क करते हैं। मान लो जो कुछ बैक्टीरिया वायरस जो पेट के एचसीएल से बचकर या लीवर के टूफर सेल से बचकर वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं तो ये उनको खत्म करने का काम करता है। तो ये अपेंडिक्स का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें सबसे पहला है जी अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक कॉमन सी डिसीज है जो अपेंडिक्स भाग को इफेक्ट करती है। तो ये किसी कारण से अगर अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है अपेंडिसाइटिस का। तो यह जो वायरस बैक्टीरिया भोजन के साथ दाखिल होते हैं वो जो इम्यून सिस्टम हमारा उनको खत्म नहीं कर पाता, मान लो कुफर सेल्स खत्म नहीं कर पाते या एचसीएल खत्म नहीं कर पाता, वो फिर आगे दाखिल होके वो अपेंडिक्स को इन्फ्लेम करने का काम करते हैं तो उससे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन पैदा होती है। नेक्स्ट आ जाता है डायरिया। डायरिया का रूप जो होता है नॉर्मली लूज एंड वाटरी स्टूल जो पास आउट होता है उसको इस कंडीशन में वो होता है वाटरी स्टूल पास होता है, बहुत ज्यादा लूज होता है। ठीक है जी, ये भी इसका मेन कॉज भी वायरस बैक्टीरिया का दाखिल होना होता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये कुछ डिसीजेस के सिम्टम्स में भी कवर होता है डायरिया, जैसे कि आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस की चर्चा जो हो रही थी सुबह, तो ये उनके सिम्टम्स में भी कवर होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में भी डायरिया वाली कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है क्रोन डिसीज, जिसका दूसरा नाम है जी आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रीजन वही है वायरस बैक्टीरिया जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन को आईबीडी का नाम या क्रोन डिसीज का नाम दिया जाता है। सिम्टम इसमें आ जाते हैं एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया, वेट लॉस भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। कारण मैंने बता दिया, वायरल इन्फेक्शन और इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशंस होती है, मान लो आरए वगैरह इस तरह की सीवियर कंडीशंस होती है, उनके कारण ये हो सकता है। आईबीएस का सुबह आपने
खूब अच्छे से जाना है, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशन रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स यानी जो रेक्टम भाग है उसका अपनी जगह से हिल जाना, हट जाना। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस सुना है आपने, ठीक उसी तरह रेक्टम प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स। तो यह कंडीशन क्यों पैदा होती है जी? यह कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में जब कोई बहुत ज्यादा जोर लगा के मसल्स के ऊपर स्टूल पास करने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में होता है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना, हम अक्सर ही देखते हैं आजकल मॉडर्न के चक्कर में पैरों के बल बैठ के स्टूल पास करना बहुत लोगों ने छोड़ दिया है। तो वो इंडियन प्रोसेस था, वो बहुत बढ़िया था। कम से कम 5 मिनट के लिए हर कोई बैठता तो था। तो आजकल स्पेशली योगा में बोला जाता है कि आप 5 मिनट जरूर बैठें, तो नहीं तो वो काम सुबह ही खत्म हो जाता था। तो आजकल उसको मलासन बोलते हैं। नहीं क्या, सॉरी मलासन की कंडीशन। ऐसे बैठ के जब लगाने को बैक पे जोर भी नहीं पड़ता। तो उसके साथ क्या है, एक तो बैक पेन की कंडीशन भी नहीं क्रिएट होती, ठीक है। हाँ, बहुत सी बीमारियां हमारी टलती हैं उससे, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में जब मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है तो भी रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है। और लेडीज के अंदर जब प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी होती है तो उसमें मसल्स का बहुत ज्यादा जोर लगता है, उस कंडीशन में भी रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी आईटीडी में काउंट किया जाता है। तो यह इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन और इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाने की कंडीशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लड के साथ स्टूल पास होना, वेट लॉस होना, फीवर वाली कंडीशन, एनीमिया वाली कंडीशन भी इसमें हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जैसे कि पहले मैंने बताया कि स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये हमारे डेली रूटीन में चेंजेस के कारण, मान लो हमारा जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना गलत हो गया या टाइम टू टाइम नहीं खा रहे हैं, या हमारे खाने में कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। आगे डाइट का आएगा पार्ट, तो मैम गाइड करेंगे, मीतू मैम आप सभी को। तो इस तरह की कंडीशन से ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या कोई लंबे समय से कोई मेडिसिन इनटेक कर रहा है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी हो सकती हैं, एंटी एलर्जी से रिलेटेड जो है एंटी एसिड की मेडिसिन है, इस तरह की मेडिसिन से भी हो सकता है। मेडिकल डिसीजेस जैसे हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, पैरालाइज वाली कंडीशन, या पार्किंसन डिसीज के पेशेंट्स को भी आप देखते होंगे। तो इस तरह की डिसीजेस के अंदर कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम हो सकता है। इसके बाद आ जाता है पाइल्स। तो पाइल्स क्या है जी? पाइल्स एनल टिश्यूज की स्वेलिंग या उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाने की कंडीशन है। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो इसके टोटल 4 ग्रेड बनते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की कंडीशन जो होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो गई तो वो सिर्फ इंटरनल लाइनिंग में रहती है, एनएस के इंटरनल लाइनिंग में रहती है, वो विजिबल नहीं होती, बाहर दिखाई नहीं देती। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है, फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं।
सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड ग्रेड में ये थोड़ा सा फर्स्ट वाले स्टेज से थोड़ी सी खराब कंडीशन है, होती ये एनएस के अंदर अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा जब स्टूल पास करते हैं तो थोड़ा सा ये बाहर की ओर आती है। इस कंडीशन में ये पाइल्स वाला एरिया जो होता है थोड़ा सा एनएस की तरफ, हाँ एनएस की तरफ बाहर की तरफ आता है, तो ये अपने आप वापस अपनी जगह पे चला जाता है बाहर। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है थर्ड स्टेज में, इस कंडीशन में पायल जो है अपनी जगह से हिलती है, कोलैप्स होती है, एंड थोड़ा सा पायल जो है एनएस के बाहर दिखाई देती है, और ये थोड़ी सी बाहर की तरफ लटका हुआ भी एरिया दिखाई देता है स्टूल पास करते टाइम, या ऐसे भी हो सकता है ये। तो बट ये जो होता है ये अपने आप इजीली अंदर की साइड वापस रिमूव हो जाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये बाहर तो आता है एरिया जब मान लो स्टूल पास करते हैं, लेकिन ये वापस फिर अंदर नहीं जाता, और ये मतलब काफी स्वेल्ड वाली कंडीशन होती है, और इसमें डॉक्टर फिर सर्जरी की सलाह भी देते हैं। ये फोर्थ स्टेज वाली कंडीशन है। इसके बाद आ जाता है एनाल फिस्टुला। एनाल फिस्टुला जिसको मेरे ख्याल से पंजाब में मौके वाली बवासीर बोलते हैं, हाँ एनाल फिस्टुला। यह एनएस का बिल्कुल मस्से वाली बवासीर, तो ये एनाल फिस्टुला जो होता है बिल्कुल एंड पार्ट जो होता है एनएस का, उस स्किन एरिया में ये डेवलप होता है जहां से एनएस ओपन होता है। यह इन्फेक्शन के कारण होता है, और इसके सिम्टम हैं जी, इसमें पेन होता है, स्पेशली जब स्टूल पास करने के लिए बैठते हैं उस कंडीशन में। तो ये इसके सिम्टम है। अब बात करते हैं आगे इन सभी डिसीजेस के डायग्नोस्टिक पाथवेज। तो डायग्नोस्टिक पाथवेज में इसमें मेडिकल हिस्ट्री हम सभी लेते ही हैं पेशेंट की, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट वगैरह भी इन सभी डिसीजेस के अंदर इंक्लूड है। तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है कि पेशेंट को उसके सिम्टम के बारे में पूछा जाता है। कुछ डिसीजेस में हेरिडिटी हो सकती है, तो फैमिली हिस्ट्री भी पूछी जाती है, और उसका लाइफस्टाइल फैक्टर जो हमने चर्चा की है, खाने पीने का सिस्टम, कैसा खाना पीना है, वो सारी चीजें। तो मेडिकल हिस्ट्री में ये चीजें आती है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को, जैसे हमारा न्यूरोथेरेपी के अंदर पेशेंट के पेट को टच करके देखना, पेन पॉइंट चेक करते हैं, वो वाली कंडीशन। एब्डोमिनल एरिया की स्टिफनेस वगैरह चेक करते हैं हम, और स्वेलिंग वगैरह चेक करते हैं, वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है। इसके बाद ब्लड टेस्ट आते हैं, जिसमें नॉर्मली सीबीसी वगैरह करवाते हैं इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन को जानने के लिए। उसमें इन्फेक्शन है या एनीमिक है पेशेंट, अदर एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, वो सारी कंडीशन को जाना जाता है। इसके बाद होता है एक टेस्ट नेक्स्ट है क्रोनोस्कोपी। क्रोनोस्कोपी की कंडीशन में डॉक्टर जो है कैमरा वगैरह डाल के देखते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, अल्सर वाली कंडीशन में नॉर्मली ये होता है। नेक्स्ट आ जाती है इमेजिंग स्टडीज। तो इमेजिंग स्टडीज के अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे वगैरह किया जाता है पेट का, और अलग अलग पार्ट्स की पोजीशन को जानने के लिए। तो वो इमेजिंग स्टडी के अंदर इंक्लूड होता है। तो स्टूल टेस्ट आता है जी नेक्स्ट। स्टूल टेस्ट में क्या चेक करते हैं जी,
कि यूरिन में सॉरी मोशन में ब्लड तो नहीं आ रहा है या अदर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, यूडीएफ वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें चेक की जाती है स्टूल टेस्ट के दौरान। नेक्स्ट आ जाती है बायोप्सी। बायोप्सी में टिश्यू मान लो कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है इंटेस्टाइन, तो उसमें से कुछ टिश्यू का कुछ सैंपल लेके उस हिसाब से उसका जानने की कोशिश की जाती है कि ये कोई ट्यूमर या कैंसर वाली कंडीशन तो नहीं है, तो ये बायोप्सी के अंदर चेक किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। आप सभी को जान के बड़ी खुशी होगी, ये जो ट्रीटमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिनके साथ ये केसेस ठीक हुए हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस स्टडी किया है बुक से और आपके सामने रखा गया है, ये तो उधर से जरूर एक्सपीरियंस लिया गया है। जिन्होंने ये केस ठीक किए हैं ये वही ट्रीटमेंट और वही फॉर्मूला है, आप भी इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले एपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट है, इसमें इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट आपने देना है और 1 लीवर साफ इनटू 6 फॉर्मूलाज आपके सामने, आप इसको अच्छे से देख लें सारे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये पेशेंट्स के ऊपर, वैसे मैं ये डिग्री आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर फोटो लेना चाहते हैं फिर भी ले लीजिए कोडिया, तो ग्रुप में आ जाएगा। इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस माइनस हो सकता है। इसमें एक मैं चीज चर्चा करना चाहूंगा, रेक्टल प्रोलैप्स के जो केसेस आप में से किस किसने देखे हैं? रेक्टल प्रोलैप्स जी, तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 2 केस देखे हैं, उन दोनों में हमने ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया और ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। ट्रीटमेंट फर्स्ट है 60 टॉप फिंगर गैस, सेकंड है एसिड ट्रीटमेंट प्लस ट्रायंगल पॉइंट। और इसका जो नियम वो ये है कि ये ट्रीटमेंट इंटू 3 देना है, ये पूरा ट्रीटमेंट इंटू 3 देना है, 2-2 मिनट का गैप रखना है आपने, 2-2 मिनट के गैप में ये इंटू 3 देना है, चौथा ट्रीटमेंट नहीं देना आपने। इंटू 3 एक दिन में इंटू 3 ही देना है, एक ही बार में 2-2 मिनट का गैप रख के, बस इससे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना। जो रेक्टल प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट है ये आपने पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट इंटू 3 देना है। गैप इसमें मान लो आपने फर्स्ट स्टेप दिया, 1 मिनट के गैप के बाद सेकंड स्टेप दिया, उसके बाद 2 मिनट के गैप के बाद इसको पूरे को रिपीट करना है सेकंड टाइम, उसके बाद 2 मिनट बाद फिर पूरा ट्रीटमेंट आपने सेकंड टाइम थर्ड टाइम देना है और तीसरा चौथा ट्रीटमेंट नहीं देना आपने, 3 ही ट्रीटमेंट देने हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट है, पाइल्स का ट्रीटमेंट है, एनाल फिस्टुला का ट्रीटमेंट है। कुछ समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है और किसी भी सवाल किया तो